हसन नसरल्लाह अब दुनिया को आतंकित नहीं कर पाएगा। उसके जाने के बाद दुनिया और ज्यादा सुरक्षित हो गई है। נסראללה הוא האחראי לרצח וחטיפה של ישראלים ואזרחים מכל העולם לאורך שנים. נסראללה היה מגדולי האויבים של מדינת ישראל בכל הזמנים. הוא היווה איום על אזרחי מדינת ישראל לאורך עשרות שנים, וחיסולו הופך את העולם למקום בטוח יותר. ये थे इजरायली सेना के प्रवक्ता डेनियल हगारी। वो हिजबुल्लाह के सरगना हसन नसरल्लाह की मौत का ऐलान कर रहे थे। 27 सितंबर की शाम इजराइल ने हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर बमबारी की। कई घंटों के बाद नसरल्लाह की मौत की पुष्टि हुई। इस घटना ने पूरे मिडिल ईस्ट में हड़कंप मचा दिया है। दरअसल हिजबुल्लाह लेबनान का चरमपंथी संगठन है, उसकी अपनी सेना है, लेबनान की रेगुलर आर्मी से ज़्यादा ताकतवर। हिजबुल्लाह पॉलिटिकल पार्टी भी है, लेबनान की संसद में उसके सांसद बैठते हैं। ये सारा मुकाम नसरल्लाह के दौर में हासिल हुआ। वो 1992 में हिजबुल्लाह का सरगना बना था। पिछले कई वर्षों से वो पब्लिक में नहीं दिखा था, सिर्फ उसके रिकॉर्डेड भाषण बाहर आते थे। इसलिए बमबारी में उसका जाना न सिर्फ आश्चर्यजनक है, बल्कि मिडिल ईस्ट के लिए सबसे खतरनाक दौर की शुरुआत भी हो चुकी है। नसरल्लाह ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामनेई का करीबी था। ईरान ने उसके सम्मान में 5 दिनों के शोक का ऐलान किया। ये भी कहा कि इजराइल से बदला लिया जाएगा। हिजबुल्लाह और ईरान का एक और सहयोगी है हूती विद्रोही। उनका बेस यमन में है। उन्होंने इजराइल पर मिसाइलें दागी हैं। अब इजराइल ने एक मोर्चा यमन में भी खोला है। 29 सितंबर को फाइटर जेट्स ने हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर बमबारी की। हमले के बाद इजरायली सेना के मुखिया हर्जी हलेवी बोले, हमारे हाथ बहुत लंबे हैं, हम कहीं भी पहुंच सकते हैं। ये बात सबको समझ लेनी चाहिए। तो आज के शो में हम जानेंगे नसरल्लाह की मौत कितनी बड़ी घटना है, इजराइल का अगला टारगेट कौन हो सकता है और मिडिल ईस्ट में अब क्या बवाल होने वाला है। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज बात लेबनान और हसन नसरल्लाह की। Brought to you by ITEL। पहले ये नक्शा देखिए। लेबनान वेस्ट एशिया में बसा देश है। पश्चिमी सीमा भूमध्य सागर से लगी। जमीनी सीमा 2 देशों से मिलती है, उत्तर और पूर्व में सीरिया और दक्षिण में इजराइल। लेबनान की आबादी लगभग 60 लाख। राजधानी बेरूत। लेबनान और हिजबुल्लाह के बारे में हम दुनियादारी में आपको पहले भी विस्तार से बता चुके हैं। दिलचस्पी हो तो आज के एपिसोड के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। अब ये वीडियो देखिए। Just this week, the IDF destroyed large percentages of Hezbollah's rockets, which had built with Iran's funding for 3 decades. We took out senior military commanders who not only shed Israeli blood, but American and French blood as well. And then we took out their replacements, and then the replacements of their replacements. And we'll continue degrading Hezbollah until all our objectives are made. हम हिजबुल्लाह पर तब तक हमला करते रहेंगे जब तक हमारे सभी लक्ष्य पूरे नहीं हो जाते। 27 सितंबर की सुबह इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू न्यूयॉर्क में थे। जैसे ही यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली यानी UNGA में उनका संबोधन शुरू हुआ, हजारों किलोमीटर दूर बेरूत के ऊपर फाइटर जेट्स का शोर बढ़ने लगा। बेरूत, जैसा बताया, लेबनान की राजधानी। नेतन्याहू के संबोधन के वक्त लेबनान में शाम ढलान पर थी। रात शुरू होती उससे पहले फाइटर जेट्स ने बम गिराना शुरू कर दिया। इसके बाद वे अपने ठिकानों पर लौट गए। आसमान में शांति छा गई, लेकिन जमीन से शांति जा चुकी थी। दुनिया में हलचल शुरू हो चुकी थी। कुछ देर बाद मीडिया में 3 ब्रेकिंग न्यूज आई। पहली, इजराइल ने हिजबुल्लाह के सरगना हसन नसरल्लाह को निशाना बनाया। दूसरी, हसन नसरल्लाह से उनके करीबी लोगों का संपर्क टूट गया। और तीसरी, बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिकी दौरा बीच में छोड़कर इजराइल लौट रहे हैं। और यहीं से चर्चा होने लगी कि नसरल्लाह मारा गया। हालांकि हर कोई आधिकारिक बयान का इंतजार कर रहा था। सबसे पहला बयान इजराइल की तरफ से आया, एक पोस्ट की शक्ल में। 28 सितंबर की दोपहर इजराइल डिफेंस फोर्सेस यानी IDF ने एक्स पर लिखा, हसन नसरल्लाह अब दुनिया को आतंकित नहीं कर पाएगा। शाम होते होते हिजबुल्लाह ने भी पुष्टि कर दी। ये अभी तक के इतिहास में हिजबुल्लाह को लगा सबसे बड़ा झटका था। क्यों? हिजबुल्लाह की स्थापना 1980 के दशक में हुई। 1989 में सेक्रेटरी जनरल का पद बनाया गया और पहला सेक्रेटरी जनरल सुबही अल तुफैली को बनाया गया। 2 साल में उन्होंने कुर्सी छोड़ी और बाद के दौर में उनका लीडरशिप से मनमुटाव भी हुआ। वो हिजबुल्लाह में ईरान के दखल के खिलाफ थे। उन्होंने इसका विरोध भी किया। 1998 में उन्हें हिजबुल्लाह से बाहर निकाल दिया गया। बहरहाल 1991 में अब्बास अल मुसावी दूसरा जनरल सेक्रेटरी बना। फरवरी 1992 में इजराइल ने हवाई हमले में उसको मार गिराया।
और तब अल मुसावी के बाद कुर्सी हसन नसरल्ला के पास आई। उस वक्त उम्र 32 साल। नसरल्ला की कहानी क्या है? पैदाइश 1960 की। बेरूत के बुर्ज हमूद में पिता अब्दुल करीम किराने की दुकान चलाते थे। 9 बच्चे थे, नसरल्ला सबसे बड़ा। 1975 में लेबनान में सिविल वॉर शुरू हुआ। उस दौरान नसरल्ला ने अमल मूवमेंट ज्वाइन किया। ये एक शिया हथियारबंद गुट था। कुछ समय बाद वो इराक के नजफ गया पढ़ाई करने। वहाँ उसकी मुलाकात आयतुल्लाह रूहुल्लाह खोमैनी से हुई। खोमैनी वहाँ निर्वासन में रह रहे थे। नसरल्ला की उनसे नज़दीकी बढ़ी। ये दोस्ती आगे काम आने वाली थी। 1979 में ईरान में इस्लामी क्रांति हुई। शाह का तख्ता पलट। खोमैनी ने ईरान में इस्लामिक गणतंत्र की स्थापना की। खोमैनी शिया थे। उनके सत्ता में आते ही लेबनान के शिया गुटों की स्थिति बदल गई, मजबूत हो गई। 1982 में इजराइल ने लेबनान पर हमला किया क्योंकि फिलिस्तीनी गुट लेबनान की ज़मीन से इजराइल पर हमले कर रहे थे और तभी अमल मूवमेंट में दो फाड़ हुई। कुछ लोगों ने अलग होकर नया गुट बनाया। इन लोगों में नसरल्ला भी शामिल था। इसका नाम रखा गया इस्लामिक अमल। इसको ईरान से सपोर्ट मिल रहा था। सपोर्ट के बाद आई सुर्खियों की बारी। 1983 में बेरूत में अमेरिकी दूतावास और पीस कीपर्स के मुख्यालय पर एक हमला हुआ जिसमें 400 से ज्यादा लोग मारे गए। इन हमलों का इल्जाम इस्लामिक अमल पर लगा। 2 बरस बाद इस संगठन का नाम बदलकर हिजबुल्लाह कर दिया गया। उसी बरस फरवरी में इसका मैनिफेस्टो जारी हुआ। क्या मकसद था हिजबुल्लाह का? लेबनान से इजराइल की वापसी, इजराइल का समूल नाश और जेरूसलम की आज़ादी। इसके अलावा हिजबुल्लाह ने अमेरिका और सोवियत संघ को इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन भी बताया। 1990 में लेबनान का सिविल वॉर खत्म हुआ। सशस्त्र गुटों ने हथियार डाले। अधिकतर मुख्यधारा की राजनीति में आए, हिजबुल्लाह भी। हालांकि उसको हथियार रखने दिए गए। इस संगठन का अगला बड़ा पड़ाव आया फरवरी 1992 में, जब नसरल्लाह को तीसरे जनरल सेक्रेटरी के तौर पर हिजबुल्लाह की कमान मिली, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया। नसरल्लाह ने सबसे पहले अल मुसावी की हत्या का बदला लेने की साजिश रची। उसके आदेश पर हिजबुल्लाह ने इजराइल पर कई हमले किए। मसलन तुर्की में इजरायली दूतावास पर कार के जरिए धमाका, जिसमें एक इजरायली सुरक्षा अधिकारी की मौत हुई। फिर अर्जेंटीना में इजरायल के दूतावास पर फिदायीन हमला, जिसमें 29 लोग मारे गए। छिटपुट हमलों के अलावा साउथ लेबनान में भी इजरायल आर्मी के साथ संघर्ष चलता रहा। इजरायल वहां 1982 में गया था लेबनान में। एक वक्त वो राजधानी बेरूत तक पहुंच चुका था। 1985 में उसने बेरूत से सेना वापस बुलाई, लेकिन साउथ लेबनान नहीं छोड़ा। 2000 के साल में फिलिस्तीन में जब दूसरा इंतिफादा शुरू हुआ, उसके बाद हालात बदले। इंतिफादा क्या है? इजरायल के खिलाफ फिलिस्तीनी गुटों की हिंसक हमलों की श्रृंखला को इंतिफादा कहते हैं। हम आपसे इंतिफादा का जिक्र कर रहे थे। इजरायल फिलिस्तीन से लड़ रहा था और इजरायल साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह से लड़ रहा था। यानी 2 मोर्चों पर लड़ाई उसके लिए मुश्किल साबित हो रही थी। इसीलिए साल 2000 के बरस में इजरायल ने साउथ लेबनान को छोड़ने का फैसला किया। नसरल्लाह ने इसे अपनी बड़ी जीत के तौर पर पेश किया। हिजबुल्लाह के हिस्से एक बड़ा क्रेडिट आ गया। 5 बरस बीते, 2005 का साल आया। एक कार धमाके में लेबनान के पूर्व प्रधानमंत्री रफीक हरीरी की हत्या हो गई। हरीरी पेशे से उद्योगपति थे। उन्होंने सिविल वॉर के बाद मुल्क को संभाला था। उन्हें लेबनान और कई अरब देशों में नायक की तरह देखा जाता था। उनकी हत्या का आरोप हिजबुल्लाह पर लगा। तो अभी हमने आपको बताया कि इजराइल छोड़कर गया, ये हिजबुल्लाह का पीक था और ये डाउन मोमेंट आ गया, हरीरी की हत्या। हिजबुल्लाह के 4 मेंबर्स पर इस हत्या का मुकदमा भी चला और एक को सजा हुई। हरीरी हत्याकांड ने नसरल्लाह की छवि को जाहिर सी बात है धक्का पहुंचाया। लेकिन अगले बरस हिजबुल्लाह को ध्यान भटकाने का मौका मिल गया लेबनान में। उसने इजराइल की सीमा में घुसकर 8 सैनिकों की हत्या कर दी, 2 को बंधक बनाया। इसके बाद इजराइल ने साउथ लेबनान और बेरूत में 34 दिनों तक बमबारी की, जिसमें लेबनान के 1100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। यानी हरीरी हत्याकांड अब सुर्खियों से बाहर हो गया था और हिजबुल्लाह का ये नया एक्ट और उस पर इजराइल की रिएक्शन सुर्खियों में आ गए थे। बमबारी में लेबनान के लोग तो मरे, पर इजराइल में भी कैजुअलिटी हुई। कुल 164 लोग इजराइल में मारे गए, जिसमें 119 सैनिक थे। इस जंग के दौरान इजराइल ने नसरल्लाह के घर और दफ्तर को भी उड़ाया, लेकिन वो किसी तरह बच निकला। और बाद में उसने टीवी पर आकर कहा, अगर हमें इसका 1% भी अंदाज़ा होता तो हम ये गलती कभी नहीं करते। 2006 की जंग से पहले नसरल्लाह खुलेआम पूरे लेबनान में घूमता था, लेकिन इन हमलों के बाद उसको इजराइल का डर सताने लगा और वो पब्लिक व्यू से गायब हो गया। बहरहाल, इन सब के बाद 2011 का बरस आता है। सीरिया में सिविल वॉर शुरू होता है राष्ट्रपति बशर अल असद को कुर्सी से हटाने के लिए। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा इस मुहिम का समर्थन कर रहे थे। इन सब के बीच नसरल्लाह यानी कि हिजबुल्लाह ने असद का समर्थन किया और उनको बचाने के लिए अपने लड़ाके भेजे। आज के वक्त में असद की कुर्सी कायम है। नसरल्लाह का फाइनल चैप्टर
अब शुरू होगा। ये अक्टूबर 7, 2023 की बात है। इस तारीख को हमास इजराइल पर आतंकी हमला करता है। 1100 से ज़्यादा लोगों की हत्या होती है, 250 से ज़्यादा बंधक बनाए जाते हैं। इस हमले के बाद इजराइल गाज़ा में जंग का ऐलान करता है, पहले हवाई बमबारी, फिर ग्राउंड फोर्स। इसके बाद 8 अक्टूबर को हिजबुल्ला हमास को अपना समर्थन देता है और फिर उत्तरी इजराइल पर उसके हमले बढ़ जाते हैं। कहना यह कि हम इजराइल का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक गाज़ा में युद्ध विराम नहीं होता तब तक हमारा हमला जारी रहेगा, ये हिजबुल्ला का टेक था। इजराइल ने इन हमलों का जवाब अपने ढंग से दिया, कभी किसी कमांडर को मार दिया तो कभी हिजबुल्ला के किसी ठिकाने पर बमबारी कर दी। 11 महीनों तक वो बड़े हमले से बचता रहा। फिर 15 सितंबर 2024 को इजराइल में कैबिनेट बैठक हुई और तय हुआ कि गाज़ा वॉर में एक और मकसद जोड़ा जाए, उत्तरी इजराइल के विस्थापित लोगों की सुरक्षित घर वापसी। हिजबुल्ला के हमलों के चलते उत्तरी इजराइल से लगभग 70,000 लोगों को घर बार छोड़ना पड़ा था। नेतन्याहू का कहना है कि जब तक हिजबुल्ला का खतरा कम नहीं होता तब तक ये लोग अपनी ज़मीन पर वापस नहीं लौट सकते और यहाँ से इजराइल का फोकस लेबनान बॉर्डर पर शिफ्ट होने लगा। उसने वहाँ सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी। फिर 17 सितंबर को लेबनान में 3000 से ज़्यादा पेजर्स में धमाका हुआ। ज़्यादातर पेजर हिजबुल्ला के पास थे। इसका आरोप इजराइल पर लगा, लेकिन वो चुप रहा। अगले ही दिन हिजबुल्ला के सैकड़ों वॉकी टॉकीज भी फट गए। इसका इल्ज़ाम भी इजराइल पर आया। इस बार भी उसने चुप्पी साध ली। फिर 19 सितंबर को नसरल्ला ने संबोधन दिया और बोला इजराइल ने सारी सीमाएं पार कर दी हैं, उसकी हरकतें जंग का ऐलान है। नसरल्ला इजराइल के खिलाफ सीधी जंग की घोषणा से बचा, लेकिन उसके भाषण के बाद हमलों की संख्या में तेजी आई और उसी क्रम में इजराइल के हवाई हमले भी बढ़ने लगे। फिर 26 सितंबर को रिपोर्ट आई कि इजराइल जमीनी हमले के लिए तैयार है, किसी भी समय ये हमला शुरू हो सकता है। इजराइल ने लेबनान के लोगों को कहा कि वे हिजबुल्ला के ठिकानों से दूर चले जाएं। इसी माहौल के बीच 27 सितंबर को नसरल्ला अपने दफ्तर पहुंचा। उसका अंडरग्राउंड दफ्तर बेरूत के दाहिया इलाके में था, रिहायशी इमारतों के बीच। आमतौर पर नसरल्ला की लोकेशन कुछ चुनिंदा लोगों को ही पता होती थी। 2006 के बाद से वो छिप कर रहने लगा था। ज़्यादातर वक्त बंकरों में गुजारता था। अगर किसी को मिलना होता तो उसकी आंखों पर पट्टी बांधी जाती। नसरल्ला अपने बॉडीगार्ड्स भी खुद चुनता था। लेकिन 27 सितंबर को ये सारे इंतज़ाम धरे के धरे रह गए। उसकी पल पल की अपडेट इजरायली सेना तक पहुंच रही थी। फ्रेंच अखबार ला पेरिसा की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने एक ईरानी शख्स को अपना एजेंट बनाया था। उसने हिजबुल्ला में घुसपैठ की, फिर जानकारियां पास करने लगा और जैसे ही नसरल्ला की लोकेशन की पुष्टि हुई वैसे ही इजरायली फाइटर जेट्स ने निशाना साध दिया और 12 सेकंड के भीतर 6 बम गिराए। ये बम बंकरों को भेद सकते थे और वही हुआ। पहले ऊपर की रिहायशी इमारतें धराशायी हुई, फिर ज़मीन के नीचे बना हिजबुल्ला का बंकर। इजराइल का दावा है कि नसरल्ला के साथ साथ हिजबुल्ला और ईरान के 20 और कमांडर भी इस हमले में मारे गए। ये तो हुई हसन नसरल्ला की ब्रीफ में कहानी, जो कि पिछले 3 दशक से हिजबुल्ला का पर्याय बना था। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस में भी उसकी भूमिका अहम थी। इसमें ईरान के प्रॉक्सी गुट भी शामिल हैं, जैसे यमन में हूती, गाजा पट्टी में हमास और फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद यानी PIJ। सीरिया में इस्लामिक रेजिस्टेंस एंड इराक एंड सीरिया और लेबनान में हिजबुल्ला भी इसी श्रेणी में आते हैं। इनका मकसद इजराइल और उसके सहयोगी देशों को नुकसान पहुंचाना। इस विषय पर और जानकारी के लिए हमने बात की बिट्स लॉ कॉलेज में इंटरनेशनल रिलेशंस के अध्यापक डॉक्टर मुश्ताक हुसैन से। पूछा, नसरल्ला की मौत हिजबुल्ला, ईरान और एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के लिए कितना बड़ा झटका है? देखिए, हसन नसरल्ला की मौत हिजबुल्ला के लिए, ईरान के लिए और ईरान के नेतृत्व में जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है, तीनों के लिए बहुत बड़ा झटका है। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस में जितने भी गुट आते हैं, चाहे वो हमास हो, चाहे हूथी हो यमन के, या सीरिया के कुछ गुट हो, इराक के कुछ गुट हो, लेकिन उन सारे गुटों में सबसे ज्यादा ताकतवर गुट हिजबुल्ला ही था। और उस गुट का नेता होने की वजह से हसन नसरल्ला एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस में मेरे हिसाब से ईरान के पॉलिटिकल लीडरशिप के बाद सेकंड सबसे ज्यादा पावरफुल लीडर्स में से था। तो उनका असैसिनेशन एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के लिए बहुत बड़ा झटका है। नसरल्ला की मौत पर रिएक्शंस भी आए। ईरान हिजबुल्ला का सबसे बड़ा सहयोगी ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई बोले, नसरल्ला की मौत जाया नहीं जाएगी, सही वक्त पर बदला लिया जाएगा। 30 सितंबर को ईरान के विदेश मंत्रालय ने भी कहा, अगर हमारी नेशनल सिक्योरिटी को खतरा हुआ तो हम चुप नहीं बैठेंगे। इन सब बयानों के बीच हमने एक्सपर्ट से अगला सवाल पूछा, क्या ईरान हिजबुल्ला के लिए इजराइल से जंग लड़ सकता है या वो बस हथियारों से ही हिजबुल्ला की मदद करता रहेगा?
जी देखिए, मुझे नहीं लगता कि हिजबुल्ला के ऊपर जितना अटैक हुए हैं, जितने उनके लीडर्स को मारा गया है, इंक्लूडिंग हसन नसरल्ला, उस वजह से ईरान इजराइल के साथ लड़ाई मोल लेगा। ऐसा नहीं होने वाला। ईरान इजराइल के साथ डायरेक्टली नहीं लड़ना चाहता। ईरान मिडिल ईस्ट के रीजन में बहुत सारे देशों में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। यही प्राइमरी रीजन है कि ईरान ने इन सारे गुटों को हथियार देके, पैसा देके, ट्रेनिंग देके स्ट्रॉन्ग किया है। इन गुटों का काम है कि उन देशों में लड़ाई लड़े, उन देशों के साथ लड़ाई लड़े जहां पे ईरान खुद नहीं जाना चाहता, जिनके साथ ईरान खुद नहीं लड़ना चाहता। तो इन गुटों को भी पता है कि हमारे लिए ईरान हमेशा इनडायरेक्टली सपोर्ट करेगा। हमें सपोर्ट करने के लिए ईरान डायरेक्टली नहीं लड़ाई के मैदान पर उतरेगा। और ये बात ईरान ने भी बहुत पहले से क्लियर करी हुई है। सो हिजबुल्ला के सपोर्ट में ईरान डायरेक्टली इसराइल के साथ लड़ाई नहीं करेगा। ईरान ये जरूर करेगा कि जितना भी हो सके, जितना भी उसकी आर्थिक अवस्था अलाउ करती है, उतना सपोर्ट जरूर करेगा हिजबुल्ला का। लेकिन वो भी अब और ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। पहला कारण तो यह है कि ईरान में जो आर्थिक स्थिति है वो काफी बिगड़ती जा रही है। और दूसरा, इसराइल ने भी कहा है कि इसराइल के लड़ाकू जहाज बेरूत का जो हवाई अड्डा है या जो लेबनान का एयर स्पेस है उसमें लगातार गश्त कर रहे हैं, और वो इंश्योर करेंगे कि ईरान की तरफ से कोई भी ऐसी फ्लाइट लेबनान ना पहुंचे जिसके ऊपर शक हो सकता है कि वो हथियार लेके जा रहे हैं हिजबुल्ला के लिए। इन दो कारणों की वजह से ईरान का अब हिजबुल्ला को आर्थिक मदद देना या फिर हथियारों की मदद देना वो भी बहुत मुश्किल हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की प्रतिक्रिया भी आई। नसरल्ला की मौत हजारों इजरायली, अमेरिकी और लेबनानी पीड़ितों के लिए न्याय की घड़ी है। इसके अलावा अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी फौज को भी अलर्ट पर रखा। एक्सपर्ट्स का कहना है इसराइल पर हमले की स्थिति में वे उसकी मदद कर सकते हैं। उधर रूस ने लेबनान पर इसराइल के हमले की निंदा की। यमन के हूती विद्रोहियों ने भी इसराइल पर हमले बढ़ा दिए। प्रतिक्रिया स्वरूप इजरायली जेट्स भी लगातार हूती ठिकानों पर बम गिरा रहे हैं। अब आगे क्या? इसका हिंट दो बयानों से मिलता है। पहला बयान इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गलांत की तरफ से आया। 30 सितंबर को गलांत लेबनान बॉर्डर पर थे, वहां तैनात इजरायली सैनिकों से मिलने के लिए। मिलने के बाद बोले, नसरल्ला की हत्या एक बड़ा कदम है, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होगी। हमें जो कुछ करना है हम करेंगे। हम जमीन, हवा और पानी सभी रास्तों से ताकत का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा बयान हिजबुल्ला के डिप्टी लीडर शेख नईम कासिम का है। नसरल्ला की मौत के बाद पहले भाषण में उन्होंने कहा, हम इजराइल के जमीनी हमले के लिए तैयार हैं। इजराइल और लेबनान दोनों ही जमीनी लड़ाई के लिए ताल ठोक रहे हैं। नसरल्ला के बाद लेबनान में इजराइल का अगला टारगेट क्या हो सकता है? क्या वो साउथ लेबनान पर कब्जे के इरादे से जा सकता है? सुनते हैं। देखिए, हिजबुल्ला में अलग अलग लेवल के लीडरशिप है। उसमें जो जिहाद काउंसिल है उसके जो 3 सबसे बड़े लीडर्स थे उनको इसराइल पहले ही असैसिनेट कर चुका है, हसन नसरल्ला को मारने से पहले ही, जिसकी शुरुआत जुलाई में फुआद शुक्र को मार के हुई थी। अभी जैसे आज ही खबर आई है कि जो डेप्यूटी लीडर थे हिजबुल्ला के, उनको अब सेक्रेटरी जनरल यानी उनको जनरल सेक्रेटरी यानी प्रॉपर लीडर बना दिया गया है, जो थोड़ा सा सरप्राइजिंग है क्योंकि एक्सपर्ट्स का ये मानना था कि हसन नसरल्ला अपने ही एक रिश्तेदार को, जिनका नाम सफियुद्दीन है, उनको कुछ टाइम से ग्रूम कर रहे थे ताकि वो उनको रिप्लेस कर सके। जो सफियुद्दीन है वो देखने में भी काफी हसन नसरल्ला जैसे लगते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद हिजबुल्ला ने एक ये सोची समझी एक तरह से चालाकी से डिसीजन लिया है कि सफियुद्दीन को अभी लीडर नहीं बनाए, ताकि देखा जा सके कि जो नईम को लीडर बनाया गया है क्या उनको इजराइल दोबारा टारगेट करता है कि नहीं। ये तो रही बात कि अभी किस किस को टारगेट किया जाएगा। मुझे लगता है कि जिस तरह से इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू बहुत बोल्ड तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, वो इजरायली एयरफोर्स को एक खुली छूट देने वाले हैं कि जिनके भी बारे में, जो भी टॉप लीडरशिप है हिजबुल्ला का, उनके बारे में अगर पुख्ता खबर मिलती है कि वो कहाँ है तो उनको टारगेट किया जाए। और मुझे लगता है यही रीजन है कि शायद सफियुद्दीन को अभी लीडर नहीं बनाया गया है। जहां तक आपके पहले सवाल की बात है कि दोनों तरफ से बातें जरूर हो रही है। इसराइल की तरफ से आईडीएफ, जो इसराइल डिफेंस फोर्सेज है, उन्होंने भी कहा है कि हमारे लड़ाके तैयार हैं दुश्मन देश में एंटर करने के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच की स्थिति होगी इसराइल की तरफ से। वो ये देखना चाहेंगे कि हिजबुल्ला की तरफ से रिटेलिएशन क्या आता है। एक बहुत सरप्राइजिंग चीज जो अभी तक भी हमने देखी है वो ये कि
इजराइल ने जितने भी एयर स्ट्राइक्स करे हैं उनके जवाब में जो रॉकेट अटैक किए हैं हिजबुल्लाह ने, वो काफी वीक अटैक्स थे अब तक। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि कुछ हफ्ते पहले जो पेजर और वॉकी टॉकी में ब्लास्ट करके जो अटैक किया था इजराइल ने, उसमें मरने और घायल होने वाले जितने लड़ाके थे उनमें ज्यादातर वो छोटे लेवल के कमांडर्स थे जो एक एक मिसाइल या फिर ड्रोन के यूनिट्स को कंट्रोल करते हैं। अब उनको अगर आपने हटा दिया है बैटलफील्ड से, लड़ाई के मैदान से, तो वो एक कारण हो सकता है कि हिजबुल्लाह की तरफ से ज्यादा अटैक नहीं हुआ है। अगले कुछ दिनों में अगर हिजबुल्लाह की तरफ से रॉकेट और मिसाइल और ड्रोन अटैक नहीं होते हैं तो फिर इसराइल के पास दो चीजें होंगी, दो ऑप्शन होंगे। एक, वो भी रुक जाएं और सिर्फ एयर स्ट्राइक से ही कंटिन्यू करें ताकि हौसला और तोड़ा जा सके हिजबुल्लाह का, या दूसरा ऑप्शन ये होगा जो कि नेतन्याहू के साथ जो राइट विंग कट्टरपंथी लीडर हैं जो इस चीज के लिए पुश कर रहे हैं, वो ये मान रहे हैं कि हिजबुल्लाह अभी बहुत वीक है, तो यही मौका है कि साउथ लेबनान में एंटर करके एक बफर जोन एटलीस्ट बना दिया जाए ताकि हिजबुल्लाह के जो शॉर्ट डिस्टेंस के रॉकेट्स हैं वो नॉर्थ इसराइल में रहने वाले रिहायशी इलाकों पे हमला ना कर सके, उनको खतरा ना दे सके। मेरा मानना है कि जो उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं योआव गैलेंट, वो पूरी कोशिश करेंगे कि आईडीएफ को दोबारा से, जो 2006 में उन्होंने की थी गलती, दोबारा से साउथ लेबनान में ग्राउंड अटैक के लिए ना भेजा जाए और जितने भी उनके ऑब्जेक्टिव हैं वो एयर स्ट्राइक के थ्रू पूरे किए जाएं। लेकिन जैसे मैंने कहा, ये अभी 2 या 3 दिन का वेट एंड वॉच की सिचुएशन होगी वहां। हाल के घटनाक्रम के बाद मिडिल ईस्ट किस दिशा में बढ़ रहा है और भारत, जिसकी मिडिल ईस्ट में कई हित हैं, वो अपनी सुरक्षा कैसे करेगा, अपने हितों की सुरक्षा? इतना जरूर हुआ है और सरफेस पे लगता भी ये है कि जितनी इंस्टेबिलिटी है, जितना भी डर का माहौल है वो और बढ़ गया है। जैसे कि मैं कहता कि अभी ये डर है कि देखते हैं अगले 2-3 दिन में हिजबुल्लाह किस तरह रिटेलिएट करता है। लेकिन मैं इसके बावजूद ये मानता हूं कि नसरल्ला और जो टॉप के बाकी, स्पेशली हिजबुल्लाह के जो जिहाद काउंसिल के लीडर्स को असैसिनेट कर दिया है इसराइल ने। इसराइल अब बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन में है, उसकी वजह से इस लड़ाई का किसी और जगह फैलने की उम्मीद मुझे अब नहीं लगती, फैलने का भय मुझे अब नहीं लगता। रॉकेट अटैक्स, चाहे वो हुथीज की तरफ हो, हमास की तरफ हो, हिजबुल्लाह की तरफ से हो या सीरिया के कुछ गुटों की तरफ से हो, वो होते रहेंगे, वो पहले भी होते आए हैं। इसराइल के लिए वो एक नॉर्मल सिचुएशन है, वो इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन नहीं है जिससे हम कह सकें कि लड़ाई बहुत फैल गई है। तो मुझे लगता है कि हिजबुल्लाह के ऊपर प्रेशर बहुत है कि कोई एक मेजर रिटेलिएशन वो करें, लेकिन उस मेजर रिटेलिएशन के बाद मुझे लगता है कि हम थोड़ी सी और स्थिरता की तरफ बढ़ेंगे। बहुत मेजर लड़ाई इसराइल और लेबनान या इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच होती मुझे नजर नहीं आती। ये भी होगा कि जो सुन्नी देश हैं मिडिल ईस्ट के, स्पेशली यूएई, कतर और सऊदी अरेबिया, ये भी देखना चाह रहे हैं कि ईरान का अगला कदम क्या होगा। ईरान की तरफ से उन्हें उम्मीद यही है कि अगर ईरान कोई मेजर अटैक नहीं करता है, उसका मतलब ये होगा कि ये सुन्नी कंट्रीज के पास ऑप्शन होगा लेबनान के अंदर जो सुन्नी गुट हैं उनको पावरफुल करने का। ईरान के सपोर्ट की वजह से लेबनान की पॉलिटिक्स में जो शिया ग्रुप्स हैं, जिनका लीडरशिप हिजबुल्लाह की एक पॉलिटिकल पार्टी है अमाल, उसके कंट्रोल में है, उसकी वजह से लेबनान में हिजबुल्लाह का और इनडायरेक्टली ईरान का दबदबा है। तो मुझे लगता है कि ये जो 3 सुन्नी देश हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई और कतर, ये उम्मीद करेंगे कि ईरान एक कदम पीछे ले रख ले या ईरान कुछ भी ना करे हिजबुल्लाह को ज्यादा स्ट्रांग करने के लिए, और इसका फायदा उठाते हुए ये 3 देश इनके जो साथ के सुन्नी गुट हैं लेबनान के अंदर उनको थोड़ा स्ट्रांग करे। अगर वैसा होता है तो हिजबुल्लाह थोड़ा और वीक होगा, हिजबुल्लाह की जो पॉलिटिकल पार्टी है वो थोड़ी और वीक होगी, और इनडायरेक्टली इससे पूरे रीजन में थोड़ी सी और स्टेबिलिटी आएगी। जहां तक भारत का सवाल है, भारत के लिए दो तीन चीजें सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे पहला है कि हमारी अर्थव्यवस्था पे असर पड़ता है अगर तेल की कीमतें बढ़ती हैं। 2/3 से ज्यादा जो हमारा तेल का आयात होता है वो इसी रीजन से होता है, और जब जब यह इंस्टेबिलिटी बढ़ती है तब तब तेल के दाम बढ़ते हैं और तब तब हमारा जो इम्पोर्ट बिल है वो बढ़ता है, हमारी अर्थव्यवस्था पे नेगेटिव असर पड़ता है। तो हमारी उम्मीद यही है कि जितनी जल्दी हो सके स्टेबिलिटी आए, न सिर्फ इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच बल्कि इसराइल और हमास के बीच भी शांति समझौता हो, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था पे होने वाला बुरा असर खत्म हो सके। दूसरा, इन जनरल, क्योंकि हमने देखा है हाल फिलहाल में पिछले 1-1.5 साल में कि
इंटरनेशनल लेवल पे कैसे इंडिया अपने आप को एक शांति के दूत की तरह प्रेजेंट कर रहा है, तो हमारे पास भी अपॉर्चुनिटी है कि हम ईरान के साथ, इजराइल के साथ बात करें, उनको मैसेज भेजें कि जितनी जल्दी हो सके डिप्लोमेसी का यूज करें और लड़ाई का ना करें। अगर इंडिया की बात कोई सुनता है और वो मानते हैं अगर इंडिया की बात, तो उससे इंडिया का स्टेचर भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ज्यादा बढ़ेगा इंटरनेशनल लेवल पे। ये मेरे हिसाब से इंडिया पे डायरेक्ट असर होगा इस वॉर का। ये थी आज की बड़ी खबर। अब सुर्खियों का रुख करते हैं। पहली सुर्खी नेपाल से है। नेपाल भयंकर बाढ़ और भूस्खलन से जूझ रहा है। आपदा में जान गंवाने वालों की संख्या 200 तक पहुंच गई है। कई लोग लापता भी बताए जा रहे हैं। फिलहाल सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 2024 में बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 300 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। नेपाल की बाढ़ का असर अब बिहार में भी दिख रहा है। गंडक, कोसी और बागमती सहित कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। इससे बिहार के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी आपको ललन टॉप शो में मिलेगी। आज की दूसरी और आखिरी सुर्खी ऑस्ट्रिया से है। ऑस्ट्रिया सेंट्रल यूरोप में बसा देश है। वहाँ 29 सितंबर को चुनाव हुए। इसमें धुर दक्षिणपंथी फ्रीडम पार्टी FPO ने ऐतिहासिक बढ़त हासिल की। पार्टी लगभग 29% वोटों के साथ पहले नंबर पर है। सत्ताधारी कंजर्वेटिव पीपल्स पार्टी OVP दूसरे नंबर पर खिसक गई। भले ही FPO वोटों के मामले में पहले नंबर पर है, लेकिन उसके लिए भी बहुमत जुटाना मुश्किल होने वाला है। वजह पार्टी का नाजी लिंक। FPO की स्थापना 1950 के दशक में हुई थी। फाउंडर थे मे एंटोन रेंथले। जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर की सेना में रह चुके थे। पार्टी पहले भी गठबंधन सरकारों में काम कर चुकी, लेकिन वो पहली बार सबसे बड़ा दल बनकर उभरी है। उसको दरकरार किए बिना सरकार बनाना और चलाना बहुत मुश्किल हो सकता है। FPO के नेता हर्बर्ट किकल 2017 से 19 तक ऑस्ट्रिया के गृह मंत्री रह चुके हैं दूसरी गठबंधन सरकारों में। अब चांसलर बनना चाहते हैं, मगर अभी तक किसी भी पार्टी ने उनसे गठबंधन की इच्छा नहीं जताई है। FPO शरणार्थियों के खिलाफ है। रूस के खिलाफ प्रतिबंध हटाने और यूक्रेन को सैन्य मदद बंद करने की वकालत भी करती रही है ये पार्टी। इसलिए उनकी बढ़त को पूरे यूरोप में आशंका की नज़र से देखा जा रहा है। आज की दुनियादारी में इतना ही। देश और दुनिया की ज़रूरी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे यानी लल्लन टॉप के साथ। शुभ रात्रि।